हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किए थे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग इनटेक करते हैं उसके बाद उसका जो एक्सचेंज होता है, वो पढ़े थे कि एल्व्यूलाई में एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज पार्ट है, लेकिन होता कैसे है नहीं वो जानना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में जानेंगे और इसके बाद उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस से। तो देखिए, जैसे सिंपली हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन को लिए तो ऑक्सीजन लेने के बाद नहीं O2 को हम लोग क्या किए, इनटेक किए। तो ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका दोनों लंग्स में, और लंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा, वो एल्व्यूलाई में, यानी ऑल ओवर ये देखिए एल्व्यूलाई, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया नहीं। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर इंटर किया नहीं, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नहीं। और ब्लड वेसल्स में अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स में आपका ऑक्सीजन का लेवल अभी क्या है, वो कम है नहीं। तो जब ऑक्सीजन जो है एल्व्यूलाई में ज़्यादा और ब्लड वेसल्स में कम है, तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन आपका इंटर करेगा ब्लड वेसल्स में। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है नहीं। तो एल्व्यूलाई जो है नहीं, उसका जो ल्यूमेन है वहाँ से आपका चला जाएगा ब्लड वेसल्स में एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के द्वारा इंटर किया। अब देखिए, जब ये ऑक्सीजन आपका गया सेल में, टूटने के बाद CO2 भी यहाँ पर आया होगा। तो CO2 क्या, जब ऑक्सीजन टूटने के बाद CO2 आया होगा तो CO2 का लेवल जो है आपका ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं, और एल्व्यूलाई में CO2 का लेवल अभी क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो CO2 ब्लड वेसल्स में है वो डिफ्यूज करके चला जाएगा आपका एल्व्यूलर ल्यूमेन में चला जाएगा नहीं। तो डिफ्यूजन के द्वारा, तो इस प्रकार आपका एक्सचेंज होता है गैस का नहीं। अब देखिए एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज देखिए एक जगह और एक्सचेंज होता है नहीं, लेकिन मेनली हम लोगों को एक्सचेंज जो है लंग्स में पढ़ना है, इसलिए हम लोग सिंपली जितने भी हैं वो बता देते हैं कि लंग्स में होता है एक्सचेंज नहीं, लेकिन एक्सचेंज यहाँ पर भी टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है। ये देखिए यहाँ ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जो आया वो कहाँ आ गया, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है और सेल जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, वो डिफ्यूज करके चला जाएगा सेल में, और सेल में पहले भी तो ऑक्सीजन गया होगा, उसके माध्यम से ग्लूकोज टूटा होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो CO2 का लेवल सेल में ज़्यादा होगा नहीं, और ब्लड वेसल्स में आपका CO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में CO2 जो है सेल से आपका चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, और यही CO2 आपका होते हुए यहाँ आ जाता है नहीं, और इसके बाद एल्व्यूलाई में। तो यहाँ भी एक्सचेंज होता है नहीं। तो ये हुआ एक्सचेंज। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है गैस का होता कैसे है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट जो है गैस का एक पिगमेंट के द्वारा होता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं पहले से, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो है यही जो है आपका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ऑल ओवर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट जो है, सिंपली वर्ड में बोले तो ट्रांसपोर्ट जो है आपका ब्लड के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। अब ब्लड जो है उसका भी दो पार्ट होता है नहीं, ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के द्वारा भी होता है और ब्लड सेल, और ब्लड सेल में मेनली आपका किसके द्वारा होता है, RBC। तो RBC जो है उसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट, जिसके कारण RBC जो है रेड होता है।
तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग, यानी आयरन रहता है इसमें, आयरन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है और प्लाज्मा के द्वारा, दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है गैस का। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे ट्रांसपोर्ट, इसके बाद CO2 का देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन जो है इसका ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, न्यू टर्म। देखिए जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ये HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यही आपका है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इस फॉर्म में आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखिए ऑलमोस्ट 97% ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं। और यही जो है आपको किस, यानी ऑक्सीजन जो है उसको RBC जो है वो लेकर जाता है, अदर सेल जो है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें एक बार में ऑक्सीजन के केवल 4 मोलेक्यूल्स ही कंबाइन हो सकते हैं, नहीं। इधर का टेम्पू नहीं है कि एक बार में लदा गए 10-15 गो, नहीं 20 गो। ये इसका कैपेसिटी जो है बस है ये 4 को ही एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये हुआ हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब देखिए और जितने भी और तनिमानी बच जाएंगे तो उनका जो ट्रांसपोर्ट है आपका प्लाज्मा के द्वारा होगा। किसके द्वारा, प्लाज्मा में वो डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं घुल जाएंगे, और घुल करके यानी पानी में बहते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हुआ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, नहीं यहां से देखिए आ जाएगा और यहाँ ब्लड में RBC है, उससे हीमोग्लोबिन से चला जाएगा ऑक्सीजन, और बाकी और बचे तो घुले हुए माध्यम में आएंगे यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर बतेबे किए कि ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज होता है तो, और देखिए ट्रांसपोर्ट सेकेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ट्रांसपोर्ट आपका 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट जो है आपका क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सेम कंडीशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा HbCO2, और ये हो गया आपका क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपका 20 to 25% होता है। अब देखिए जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का वो किस फॉर्म में होता है, तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। जैसे देखिए आप लोगों को पता है प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का मतलब पानी होता है, मैक्सिमम उसमें पानी होता है। तो CO2 जब इंटर करता है, नहीं वाटर यानी प्लाज्मा में, तो रिएक्ट करके ये बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है H2CO3, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसे, नहीं। और ये कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाता है आपका H+ और HCO3-, और यही है आपका बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। इसी के फॉर्म में जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो है मैक्सिमम यानी 70% ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नहीं। अब देखिए जो लास्ट जितने भी और बचेंगे थोड़ा बहुत, तो उनका ट्रांसपोर्ट जो है आपका प्लाज्मा में डिसोल्व हो करके होगा, यानी 7% जो बचे उनका ट्रांसपोर्ट। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट जो है गैस का कैसे होता है। अब हम लोग एक और स्मॉल सा टॉपिक बच गया है जिसमें हम लोगों को मैकेनिज्म समझना है रेस्पिरेशन का होता कैसे है, या फिर ब्रीदिंग बोले उसको, यानी ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन इंटर होता है और CO2 बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस होने के दौरान कौन कौन से चेंजेज हमारे बॉडी में आते हैं वो सभी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है तो वो जो है आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए जो 2 स्टेप में आपका फर्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को हम लोग इनहेलेशन के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड स्टेप है आपका एक्सपायरेशन, इसे हम लोग एक्सहेलेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका क्या है, इंस्पायरेशन। तो देखिए इंस्पायरेशन जो है इसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है इंटर करता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, अब देखिए जब ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, नहीं जैसे श्वास लिए तो कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो श्वास लेने के पश्चात क्या क्या होता है, तो आपका जो देखिए जब श्वास को लिया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो ये देखिए यहाँ पर एक बोन्स होता है, नहीं ये जो है ट्रेकिया के बाद यहाँ लंग्स जो है सामने यहाँ पर नहीं एक बोन होता है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, और बाकी ये रिब्स आपको पता ही है, यहाँ पर एक बोन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। नहीं यहाँ तक ये स्टर्नम होता है, और सॉरी यहाँ ये बोन जो है यहाँ जो है स्टर्नम बोन होता है, नहीं स्टर्नम, और इसके अलावा रिब्स हैं, ये सभी लंग्स को कवर किए हुए हैं। तो जब श्वास लेते हैं तो आप भी ये अनुभव कर सकते हैं जो इनका मूवमेंट जो है वो आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की ओर, यानी रिब्स का मूवमेंट और जो स्टर्नम है इसका मूवमेंट हुआ आउटवर्ड, और ये आपका डायफ्राम है इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। तो आउटवर्ड डाउनवर्ड। आप बताइए जब आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ तो जो वॉल्यूम है, नहीं लंग्स का थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, और उसका बढ़ा तो लंग्स का ऑटोमेटिक बात करेंगे कि ऑल ओवर की लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं प्रेशर डिक्रीज होगा तो इस कंडीशन में यही है कि आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन क्या होगा, इंटर कर जाएगा। तो यही होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, नहीं तो मूवमेंट जो है आपका किधर किधर हुआ, रिब्स और स्टर्नम का आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड मूवमेंट, और इनका डायफ्राम का मूवमेंट जो है आपका डाउनवर्ड हो गया। नहीं तो इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लंग्स के अंदर नहीं प्रेशर जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं ये रिलेशन होता है पी और वी के बीच कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। नहीं प्रेशर बढ़ने पर अब देखिए इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है इंटर कर गया। तो अब देखिए सेकेंड जो स्टेप है आपका क्या है, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, यानी CO2 को रिमूव करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो देखिए अब जब इसको रिमूव करना है तो देखिए जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं तो उस कंडीशन में वो इंस्पायरेशन में जो हुआ था जस्ट उसके अपोजिट जितने भी एक्टिविटी हैं वो होंगे, यानी जो स्टर्नम और रिब्स जो हैं जिनका मूवमेंट आउटवर्ड हुआ था वो अब रिलैक्स पोजीशन पर आएंगे, रिलैक्स होंगे। नहीं और जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था डायफ्राम का वो आपका अपवर्ड हो जाएगा। नहीं तो ये इनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, नहीं रिलैक्स होगा तो इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में यानी इनका मूवमेंट जो है आपका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिवर्स मूवमेंट होगा। नहीं
और इस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा, और जैसे ही वॉल्यूम लंग्स के अंदर डिक्रीज किया तो आपका प्रेशर जो है, नहीं, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद तो यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया लंग्स के अंदर, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेशर जो है वो क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में लंग्स से CO2 जो है आपका CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा इन्वायरमेंट में। तो ये था आपका मेकानिज्म ब्रीदिंग का कि कैसे होता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। देखिए एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, नहीं, हेल्दी पर्सन तो जो उसका ब्रीदिंग रेट होता है, नॉर्मल बात करें ब्रीदिंग रेट, तो ये होता है आपका 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, नहीं, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति कितने बार ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, इंटेक करेगा, 12 से 16 बार, और एक्सहेल भी CO2 को करेगा 12 से 16 बार। तो ये हुआ ब्रीदिंग रेट नॉर्मल का। नहीं, अब देखिए जब एक बार में वन टाइम में जो ऑक्सीजन इंटर करता है लंग्स में, उसका अमाउंट ऑलमोस्ट आपका 500 ml होता है। नहीं, इसको हम लोग हाफ लीटर कह सकते हैं, यानी आधा लीटर जो है ऑक्सीजन जो है इंटर करता है। नहीं, ऑक्सीजन इन माने एयर इंटर किया, उसमें आप देखिए हाफ लीटर। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कि जो आपका 1 मिनट में कितना जो है अमाउंट आपका अंदर जाएगा, नहीं, लीटर में ऑक्सीजन का, सॉरी एयर का जो भी है, या फिर मेनली हम लोग ऑक्सीजन की ही बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो वो जो है आपका गुना कर दीजिए 12 पचे 500 से करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12 पचे 60, नहीं 6000 ml से अगर 16 से करिएगा तो 8000 आ जाएगा। ऑलमोस्ट बोला जाए कि 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो आपका 6 से 8 लीटर जो है वो इंटर करेगा। नहीं, तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आज तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।